कैरियर प्रोटीन्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपीएज पंप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिरका के बारे में देखा था और अब ई टाइप एटीपीएज जो है हमारा, उससे आगे बढ़कर भी हम लोग को कुछ देखना है ताकि ई टाइप या एफ टाइप एटीपीएज के बारे में जानकारी और कैसे उससे सवाल आते हैं, क्या उनकी बारीक बातें हैं, किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, उनको हम लोग। तो जैसे कि आपने देखा था सिरका के बारे में, ये तो कैल्शियम आयन पंप था, कैल्शियम आयन पंप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी सेल में, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है वो एक सेकेंड मैसेंजर के रूप में भी काम करता है। तो किसी भी सेल में इसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, अदरवाइज सेल मतलब मिसलीड हो जाएगा, वो कुछ उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देगा। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसी क्रम में है सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी शुरू से ही इसको पढ़ते हैं। ये जो पंप है, इसका मेजर वर्क यहाँ पर है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का टर्म जो आता है वो बेसिकली कैसे सेल जो है वो अपने नेचर को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर तय करके रखता है, वह उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ये जो पंप होता है सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप, ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। इलेक्ट्रोजेनिक पंप, क्योंकि इस पंप में चार्ज का भी महत्व होता है। ये जो प्लस चार्ज है उसका भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नॉर्मली ये जो पंप होते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, 3 सोडियम आयन 2 पोटेशियम आयन एंटी पॉटर पंप। एंटी पॉटर पंप पंप जब भी बोल रहे हैं तो वहां पर एटीपीएस टर्म भी साथ में आ रहा है। ऐसा उसको लिखना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं। ये जब किसी भी मेम्ब्रेन के ऊपर नीचे मूव करता है तो नंबर ऑफ चार्जेस अगर आप देखें तो 3 प्लस चार्ज और 2 प्लस चार्ज ये भी मूव करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप। अभी यदि हम ऑस्मोटिक बैलेंस को देखें, सेकेंड ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटरी पंप। अगर इसे हम ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटरी पंप कहते हैं, ये समझें कि सोडियम आयन एक्ट एज अ सोल्यूट, एक्ट्स एज अ सोल्यूट। तो सोडियम आयन एक सोल्यूट के रूप में काम करता है, अर्थात जिधर सोडियम आयन की मात्रा बढ़ेगी उधर सोल्यूट की भी मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी सेल में बहुत सारा सोडियम आयन अगर अंदर जा रहा है, बहुत सारा सोडियम आयन, यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम होने का मतलब है कि वो वाटर डिमांड करेगा, वाटर डिमांड करेगा। ये एक
नेचर होता है अगर सोडियम आयन कहीं किसी भी सेल के अंदर में बढ़ता है तो वह मीडियम जो है वो हाइपरटोनिक मीडियम कहलाता है और उसका वाटर डिमांड बढ़ता है। अगर उसको वाटर सप्लाई हो जाए, अगर उसको पानी मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो सेल जो है वो स्वेल करेगा और स्वेल करके अपना साइज को इंक्रीज करेगा, बढ़ाता है। यह सोडियम आयन का ऑस्मोलैरिटी पर इफेक्ट है। जो वाटर का मूवमेंट होता है इसके लिए टू मैनेज आइसोटोनिक मीडियम, आइसोटोनिक मीडियम को मैनेज करने के लिए वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। वाटर जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके लिए खास तरह के चैनल्स होते हैं जैसे जिन्हें हम लोग एक्वापोरिन्स कहते हैं। देखिए, एक्वापोरिन्स ये उस मेम्ब्रेन में होता है और इस एक्वापोरिन से जो वाटर है वो पास करता है। जैसे कि अगर ये मेम्ब्रेन है बाइलेयर, उस मेम्ब्रेन में ये एक्वापोरिन्स ऐसे लगे रहते हैं और इसके बीच में एक पोर एरिया रहता है और इसी से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे अंदर से बाहर जाना हो चाहे बाहर से अंदर आना हो। ये एक्वापोरिन्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह के मेम्ब्रेन में, ताकि वो उस सेल को क्या करे, आइसोटोनिक बनाए। मतलब सेल में किसी तरह का मीडियम का जो बिहेवियर है वो नहीं बदले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल। जब मेम्ब्रेन को देखा जाता है तो हम पाते हैं कि रेस्ट कंडीशन में, रेस्टिंग स्टेट, मेम्ब्रेन के ऊपर में पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, ओके, और मेम्ब्रेन के नीचे नेगेटिव रहता है। ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो कंपैरिजन है, यह कंपैरिजन किस बेसिस पर होता है? तो 3 सोडियम आयन ऊपर और 2 पोटेशियम आयन नीचे। अगर इसको हम देखें ऐसे तो ये समझ में आता है कि ऊपर में 3 प्लस चार्ज एक साथ मूव करते हैं और नीचे की तरफ सिर्फ 2 प्लस चार्ज होता है। तो जो डिफरेंस होता है वह एक प्लस चार्ज का डिफरेंस होता है और यहाँ पर एक कम होता है, इसलिए इसको लोग माइनस लिखते हैं। ये माइनस चार्ज का मतलब ये नहीं है कभी कि यहाँ पर कोई नेगेटिव कुछ भी रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 पोटेशियम आयन है। इस एक प्लस का मतलब है कि यहाँ पर 3 सोडियम आयन है और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है। इसलिए ऊपर 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नीचे उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। अब साइटोसोलिक फेज जो है, मतलब नीचे का जो फेज है ये साइटोसोल और ये एक्स्ट्रा साइटोसोल CF, ये सब लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर वो नहीं पता चलेगा कि किधर है। बहुत सारे फिक्स्ड एनायंस होते हैं, फिक्स्ड एनायंस। फिक्स्ड एनायंस जो होते हैं ये सारे नेगेटिव चार्ज्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। इस तरह से जो एनायंस होते हैं ये भी काउंटर बैलेंस करते हैं चार्जेज को। ये ऐसा नहीं हो कि कभी ओवर पोलैरिटी हो जाए, हाइपर पोलैरिटी हो जाए। तो मेम्ब्रेन को मेंटेनेंस में इनका रोल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें वहां देखी जाती है। क्वेश्चन ये होता है, why 3 sodium ion
वर्सेस 2 पोटेशियम आयन। ये नंबर फिक्स है। कारण इसका ये होता है, जो इसका एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, अगर सोचो हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो सोडियम आयन के लिए 3 एक्टिव साइट हो, ठीक है, जबकि पोटेशियम आयन के लिए 2 ही एक्टिव साइट होता है। ये एंटीपोटर है, 2 एक्टिव साइट, ठीक है। तो सोडियम आयन के लिए चूंकि 3 एक्टिव साइट हैं इसलिए 3, और पोटेशियम आयन के लिए 2 एक्टिव साइट हैं इसलिए 2 ही मूव करेगा। अगर यहां पर ऐसा होता कि सोडियम आयन के लिए 2 ही जगह रहते तो 2 ही मूव करता। इसलिए आपसे जब भी कोई पूछता है कि वाई 3 सोडियम आयन एंड 2 पोटेशियम आयन, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज the number of active sites for the binding of potassium ion are only 3, while for sodium ion these are 3 sites, इसलिए वहां पर वो बाइंड करते, इसलिए इनका नंबर फिक्स होता है। अब हम लोग देख रहे हैं वी टाइप ATPase पंप। अब तक हम लोग पी टाइप देख रहे थे, अब देख रहे हैं वी टाइप ATPase पंप। यहां वी को हम लोग वेजाइकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइकुलर। वही ये वेजाइकल्स में मिलता है वी टाइप ATPase। तो जैसे ही हम वेजाइकल का टर्म बोलते हैं तो इसका मतलब है कि सेल का वो हिस्सा जो वेजाइकुलर हो, वहां पर ये दिखेगा वी टाइप। तो अपना एक सेंस डेवलप करता है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में देखा जाने वाला पंप है, वी टाइप पंप। हम सब जानते हैं कि सेल में बहुत सारे वेजाइकुलर स्ट्रक्चर हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सभी इसी से कैटेगरी के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो इस टर्म में वी टाइप के लिए लिखा जाता है एटीपीएस के लिए कि प्रोटॉन पंप इन लाइसोसोम सिनेप्टिक वेजाइकल, जो न्यूरॉन के सिनेप्स पर मिलता है, वेजाइकल, एंड प्लांट वैक्यूल। देखिए सारा जो है वो वेजाइकुलर स्ट्रक्चर है, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे सिनेप्टिक वेजाइकल हो, चाहे प्लांट वैक्यूल हो। इसीलिए वी को इस वेजाइकुलर से मतलब निरूपित किया जाता है, और इसका पर्पस होता है इस पी टाइप एटीपीएच का टू इंक्रीज एसिडिटी इनसाइड द वेजाइकल के अंदर में एसिडिटी को इंक्रीज करना है। कैसे? आइए एक डायग्राम समझते हैं। तो दिस इज लाइसोसोम, ओके, ये जो है लाइसोसोम। अब यहां पर इसके मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटॉन एटीपीएज पंप होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। ये प्रोटॉन एटीपीएज पंप क्या करते हैं? तो ये प्रोटॉन को अंदर धकेलते हैं, ठीक है। या हम एक को धकेल रहे हैं अंदर में, आप समझे, और इसके दरमियान इसको खर्च करना पड़ता है क्या? एटीपी खर्च हुआ, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी निकलता है, ये एनर्जी होता है ड्राइविंग फोर्स, और ये एनर्जी इस काम में, इस पंपिंग के काम में पार्टिसिपेट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं
ड्राइविंग फोर्स। हमेशा देखिए ड्राइविंग फोर्स, जैसे खाना पकाने का ड्राइविंग फोर्स कौन है? गैस का चूल्हा या लकड़ी का चूल्हा, जिसके हीट से हम लोग खाना पकाते हैं। उसी प्रकार इसे भी हम लोग कहते हैं कि ये जो एनर्जी है वो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है। तो इस तरह का जो वी टाइप एटीपीएज होता है, उसका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य होता है टू इंक्रीज एसिडिटी इनसाइड द वेजाइकल। वेजाइकल के अंदर में एसिडिटी को बढ़ाएं, इस काम को वो प्रमोट करता है। जो टाइप है इसका, थर्ड टाइप, वह है एफ टाइप एटीपीएज पंप। एफ टाइप एटीपीएज पंप। अब इस एफ टाइप एटीपीएज पंप के लिए हम लोग जो एफ है, ये एफ वर्ड जो है वो थोड़ा सा यूनिक तरीके से लिया गया है। ये फॉस्फेट जो है, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उससे लिया गया। तो इसका उच्चारण जो होता है वो फॉ होता है, और हम लोग अंग्रेजी में फॉ को एफ से भी इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इसको एफ टाइप एटीपीएच कहा गया। दूसरा क्या है कि जिस जगह पर इसका एग्जाम्पल देखा जाता है उसको हम लोग F0 F1 पार्टिकल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए भी इसको हम लोग एफ एटीपीएस टाइप एटीपीएस के नाम से पुकारते हैं। इनका रोल जो है वो रोल है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये जो एफ टाइप एटीपीएस पंप है ये एटीपी के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। और इनका कहाँ कहाँ लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ मिलते हैं ये? तो पहला है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, तो उस जगह पर भी ये देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट। यहां पर क्या होता है? यहाँ लाइट रिएक्शन होता है, और लाइट रिएक्शन में भी क्या होता है? लाइट रिएक्शन में भी फॉस्फेट बनता है, जो डार्क रिएक्शन में यूज होता है। और तीसरा जो है, तीसरा है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ हेलोबैक्टीरियम। हेलो बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में भी ये मिलता है, जहां पर ये लाइट जनरेटेड प्रोटॉन पंप के द्वारा एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो एफ टाइप एटीपीएज पंप जो है वो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ एटीपी में पार्टिसिपेट करता है। देखिए, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप जो है, अब इसका स्ट्रक्चर देखना। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, देखिए ये मेम्ब्रेन हो गया, और इस मेम्ब्रेन में ये हो गया आपका सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। ये हो गया सोडियम आयन पोटेशियम पंप। तो पहला चीज ये है कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अर्थात मेम्ब्रेन के आर पार है। जैसे सिरका में कैसे था, उसका एम सब यूनिट जो था वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था, और बाकी PAN जो था वो बाहर था, उससे लगा हुआ, जुड़ा हुआ था। यहां पर भी उसी प्रकार का है, ठीक है। और सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप, जैसे भी आप किसी विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि H+ आयन K+ आयन पंप, तो ये सब एक ही प्रकार के हैं। ये दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी है,
काम करने का तरीका जो है वो एक ही तरह का होता है, और सब दोनों किससे बिलोंग कर रहा है? पी टाइप एटीपीएस से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं। कितने सब यूनिट्स होते हैं? 3 सब यूनिट्स। 3 सब यूनिट्स में पहला जो सब यूनिट होता है उसको बोला जाता है अल्फा, दूसरा को बोला जाता है बीटा, एंड तीसरा को बोला जाता है एफ एक्स वाई डी। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए 3 सब यूनिट। तो 3-3 सब यूनिट दोनों में मौजूद रहता है। अब 3-3 सब यूनिट दोनों में मौजूद रहने के कारण क्या है? इसका जो काम करने का तरीका है वो भी डिसाइडेड है कि कौन सा हिस्सा कौन काम करता है। अब देखो, ये जो एफ एक्स वाई डी है, कई बार लोग उसको गामा से भी इंडिकेट करते हैं। इसको एक वर्ड में अल्फा बीटा गामा, तो गामा से इंडिकेट करते हैं, लेकिन इसको लोग एफ एक्स वाई डी करके भी बोलते हैं। अब ये जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट, अगर अल्फा सब यूनिट को देखते हैं, इसके पास सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, बाइंडिंग साइट्स अल्फा सब यूनिट पे, ठीक है। और 10 स्पैन्स है इसके मेम्ब्रेन में, 10 बार ये वोल्टनिया लेकर काम करता है। इसमें 3 तरह के हिस्सा हो गए। कौन कौन से हिस्सा हो गया इसमें? एक सोडियम आयन, एक पोटेशियम आयन और एक एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। तो ये जो है इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है। बीटा सब यूनिट को अगर हम देखें, बीटा सब यूनिट को, तो बीटा सब यूनिट में हम लोग कहते हैं क्या, ये एक ही स्पैन है, 1 स्पैन, मेम्ब्रेन के अंदर में एक ही स्पैन से ये घूमता है, और ये ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब इसमें शुगर जुड़ा रहता है। ग्लाइकोसाइलेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, मतलब सेल की बाहर की ओर ये बीटा जो सब यूनिट होता है वो होता है, और उसमें कुछ शुगर यूनिट जो है वो जुड़े रहते हैं। तो यह एक उसका यूनिक फीचर हो गया कि बीटा जो है वो हाँ, इसका पर्पस क्या है? यदि ये ग्लाइकोसाइलेटेड है, शुगर इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टारगेटिंग एंड स्टेबिलिटी, टारगेटिंग एंड स्टेबिलिटी। क्या होता है कि हर एक मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनकी अपनी एक पहचान होती है, तो पहचान के लिए शुगर रेसिड्यू का वो उपयोग करता है। इस प्रकार शुगर रेसिड्यू के मदद से वो मेम्ब्रेन का जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप है यह पहचाना जाता है। और जो लास्ट डोमेन है दैट इज एफ एक्स वाई डी, इसके बारे में कहते हैं क्या कि इसे हम लोग गामा सब यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। और ये एसेसरी है, मतलब कि ये मेन नहीं है, मेन तो अल्फा बीटा ही होता है, ये एसेसरी सब यूनिट है। मतलब ये साइड से नहीं, मतलब साइड सपोर्ट्स जो है वो ये करता है। और कोई बहुत मतलब ये जो है उनके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेनर, मेंटेनर अल्फा एंड बीटा के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। तो अब आप समझें कि जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप है यह किस प्रकार से सेल के अंदर में महत्वपूर्ण काम जो है उसको करता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर देखना। जो लास्ट पार्ट है इसका सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप का, वो है फंक्शन ऑफ सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। वैसे तो हम सब जानते ही हैं फंक्शंस ऑफ सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप, ओके। अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन है वह है इलेक्ट्रोजेनिक। दूसरा फंक्शन है
ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरा जो फंक्शन है पीएच मेंटेनर, पीएच मेंटेन करने में इसका काम है। और जो अंतिम फंक्शन है यह है हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना? जैसे कैसे आएगा सोडियम आयन ड्रिवेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसमें सोडियम आयन जो है ना वो ड्राइव करता है और साथ में ग्लूकोज अंदर चला जाता है। ये चार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका, जिसको भी आपने देखा कि ये सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप कहलाता है।